आज हम लोग पिछले क्लास का रिकैप करने के बाद एक बार आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में करीब करीब पहले हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछता था एक क्वेश्चन, अभी पिछले 2-3 साल से नहीं पूछा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो करवाऊंगा। उससे पहले हम लोग देखना चाहते हैं क्या कि पिछले दिन तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले दिन तक मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि अगर अपने पास कोई अगर एक फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ अपने पास दिया हुआ है L और इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो इस L लेंथ के कंडक्टर से A डिस्टेंस पर अगर कोई एक पॉइंट होता था P, तो इस पॉइंट P पर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता था, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। अगर हम लोग मान के चलते थे क्या कि अगर ये चीज यहां से θ1 एंगल बना रही है और यहां से ये θ2 एंगल बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दो कंपोनेंट हम लोग देखते थे, एक x डायरेक्शन में देखते थे Ex और एक यहां से y डायरेक्शन में क्या देखते थे Ey। तब जो भाई साहब Ex हम लोग लिखते थे वो Ex कितना लिखते थे k λ/a साइन θ1 प्लस कितना साइन θ2, और Ey जो हम लोग लिखते थे ये Ey कितना लिखते थे k λ/a कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये चीज आपको मैं बता दिया था। देखिए कि ये जो वायर है इस वायर का लेंथ जो है ये कैसा लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का ये वायर है जिसका हमको लेंथ दिया हुआ रहेगा। आप ध्यान देंगे तो अगर लेंथ दिया हुआ रहेगा तो ये टोटल L लेंथ का है, तो इस M से इस M पॉइंट से इस M पॉइंट से इस Q पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको पता रहेगा। बेस पता है, अगर आप tan थीटा लगाएंगे तो थीटा मिल जाएगा। यहां भी ये डिस्टेंस आपको पता रहेगा, बेस पता है कि A डिस्टेंस पर है, तो यहां भी अगर आप लोग tan थीटा लगाएंगे तो थीटा आपको मिल जाएगा। तो अदरवाइज दो चीजें हो सकती है, या तो लेंथ दिया रहेगा या तो आपको डायरेक्ट थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। तो अगर लेंथ दिया रहेगा तो यहां से परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में लेंथ, और ये बेस A का यूज करके आप क्या कर सकते हैं θ1 और θ2 फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिर इसी में मैंने क्या बोला था आपको, कंडीशन लगा करके कि अगर इनफाइनाइट वायर रहे, फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, अगर हम लोग इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए बात करते थे तो मैं आपको क्या बोला था कि जो इनफाइनाइट लाइंस, जो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस कहां पर जाकर के मिलती है, इनफाइनाइट पर। मैं आपको बार बार ये बात समझाता हूं कि इनफाइनाइट का मतलब कोई ऐसा नहीं समझना है कि कुछ बहुत बड़ा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब दो चीज को कंपेयर करेंगे तो एक छोटा सा चीज रहे और एक बहुत बड़ा सा चीज रहे उसके रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग कैसा कंसीडर कर लेते हैं, इनफाइनाइट। यहां हम लोग दो बात का यूज करते हैं क्या कि अगर आप देखेंगे कि ये पॉइंट P पर अगर मैं खड़ा हूं तो पॉइंट P से दूर से देखूंगा तो ये वायर मुझे क्या दिखेगा, ये वायर मुझे दिखेगा एक फाइनाइट लेंथ का। लेकिन जैसे 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 मैं इसके करीब आता जाऊंगा तो आप देखिएगा कि इसमें इसका साइज तो एक्चुअल में बदलता नहीं है, लेकिन इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये साइज हमको बड़ा लगते रहता है। आपको ऐसे नहीं भरोसा हो तो आप अपना उंगली दूर रखें और इसको धीरे 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 नजदीक जब आंख के पास लाएंगे तो आपको लगेगा क्या कि उंगली का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में साइज बदलता है क्या, एक्चुअल में साइज नहीं बदलता है। तो अगर हम इसको बहुत करीब से देखेंगे, तो बहुत करीब से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट चार्ज वायर का मतलब तुम सीधे सीधे देखना कि जो L के रिस्पेक्ट में A होगा ये कैसा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। मतलब लेंथ ऑफ वायर जितना बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम जितना डिस्टेंस से हम इस पॉइंट P से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या होगा, इसके बहुत ही करीब होगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा और L क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो इनफाइनाइट वायर का मैथमेटिकल मीनिंग आपको यही समझ के चलना है कि A के रिस्पेक्ट में जो L होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई सा अपने पास इनफाइनाइट वायर था, तो इनफाइनाइट वायर, इस इनफाइनाइट वायर को मान लो कि इधर माइनस इन्फिनिटिव तक है और इधर कहां तक है, प्लस इन्फिनिटिव तक। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको इनफाइनाइट वायर को अगर कंसीडर करोगे तो हो सकता है कि इसका लेंथ गिवन नहीं रहे, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी तुमको गिवन रहेगा कितना, लैम्डा।
अब अगर हम लोग भाई साहब बात किए थे यहां से P डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रहे, R डिस्टेंस पर या A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रहे P, तो इस पॉइंट P पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज किए थे कि यदि पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पर मिलती है तो जो लाइन इनफाइनाइट पर मिलेगी वो कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो यहां से अगर हम लोग इस टर्मिनल को मिलाने का कोशिश करेंगे तो ये टर्मिनल कहां पर जाकर के मिलेगा, इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगा, है ना। ये कहां पर जाकर के मिलेगा, इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगा। और ये लाइन दोनों इनफाइनाइट पर जाकर के मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगा। आप देखिए कि यहां पर जो ये एंगल था ये कितना डिग्री का, और इसी एंगल को तो हम लोग θ1 बोलते थे, है कि नहीं। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है भाई तो इस θ1 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा। अगर हम लोग इधर भी इसको इनफाइनाइट पे जाकर के मिलाएंगे, अगर ये भी मान के चलेंगे कि ये भी इधर जाकर के कहां पर मिल रहा है, ये भी इधर जाकर के मीट्स एट इन्फिनिटिव है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो यहां से यहां तक का ये जो एंगल होता था यही तो होता था θ2, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि जब हम लोग इनफाइनाइट वायर के लिए बात कर रहे हैं तो θ1 और θ2 दोनों कितने के बराबर में हो रहा है, 90 डिग्री के। और इस कंडीशन में अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Ex का वैल्यू लिखना चाहें, अगर हम Ex का वैल्यू लिखना चाहें या फिर यहां से हम Ey का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि Ex इक्वल टू हम लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है, k लैम्डा बाई ए। के कांस्टेंट आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, कितने डिस्टेंस पे निकालना है ए का वैल्यू आपको गिवन रहेगा। हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़ा है, साइन θ1 प्लस कितना साइन θ2। जब साइन θ1 और साइन θ2 का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री डालोगे तो साइन 90 और प्लस ये दूसरा भी कितना, साइन θ2 के जगह पर भी कितना 90 डिग्री, ये कितना हो जाता था आपका k लैम्डा बाई ए। साइन 90 ये भी 1 और साइन 90 ये भी 1 इंटू कितना, इसको हम लोग कितना लिखते थे 2k लैम्डा बाई कितना, कब, जब वायर कैसा हो, इनफाइनाइट हो तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमको Ey लिखना होता था तो Ey इक्वल टू हम लोग कितना लिखते थे, k लैम्डा बाई ए कॉस θ2 माइनस कितना कॉस θ1। θ2 और θ1 का वैल्यू कितना है, θ1 और θ2 का जो वैल्यू है आपका ये है कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, कॉस 90 और माइनस θ1 के जगह पर भी कितना, कॉस 90 में से कॉस 90 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपका निकला था Ey इक्वल टू कितना, k लैम्डा बाई ए इंटू 0। और फाइनली हमको क्या मिला था, Ey इक्वल टू, इतनी केस में आपको बताया था। अब देखो कि ये बोथ साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड वायर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर टर्मिनेटेड इनफाइनाइट रहे, टर्मिनेटेड इनफाइनाइट का मतलब एक तरीका ये होता है कि मैं यहां अगर सेंटर पे खड़ा हूं तो मेरे से इधर भी इनफाइनाइट और मेरे से, तो ये दोनों तरफ इनफाइनाइट है। और टर्मिनेटेड इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि हम यहां दीवार से चिपक के खड़ा हो गए और इससे आगे का जो भी दुनिया है वो कहां का है, इनफाइनाइट का दुनिया है, पीछे मेरा फाइनाइट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर रहे, अगर वायर कैसा रहे, टर्मिनेटेड इनफाइनाइट, तो टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर। अब देखिएगा कि टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ कि एक वायर है जो केवल एक ही तरफ इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, एक ही तरफ इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। और जो आपका पॉइंट P है, जो आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहां से जो है सो A डिस्टेंस पर है। और यहां से A डिस्टेंस पर जब पॉइंट P है तो आपको क्या कहेगा कि पॉइंट P पर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आपको गिवन केवल ये रहेगा कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो है कितना, लैम्डा। अब ध्यान देना कि मेरा काम क्या बनता था कि इस पॉइंट P से हम वायर के दोनों टर्मिनल को मिलाते थे पहले। तो नीचे तो सर कुछ है नहीं तो मिलाएंगे कहाँ। मान लो थोड़ा देर के लिए मन में कि थोड़ा सा वायर नीचे भी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम पहले टर्मिनल से जब हम P को मिलाएंगे तो ये कहाँ पर जाकर के मिलेगा, इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगा। और जब ये जाकर के इनफाइनाइट पर मिलेगा, जब ये जाकर के इनफाइनाइट पर मिलेगा भाई,
तो ये अगर 90 डिग्री है तो यहां से ये एंगल हम लोग मेजर करते थे θ1, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन ये टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर है, एक ही तरफ इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, दूसरे तरफ ये ओरिजिन से फिक्स हो रहा है। तो अब अगर बात करें इसके लिए, तो आप देखिए कि अगर हम पॉइंट P से दूसरे टर्मिनल को मिलाते तो जो ये वाला एंगल बनता, जो ये वाला एंगल बनता, ये वाला एंगल, यही एंगल बनता आपका क्या θ2। जो ये वाला एंगल बनता यही एंगल कौन सा बनता θ2। और देखिए कि जब हम इसको इस पॉइंट पर ले जाएंगे तो धीरे 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 θ2 का वैल्यू क्या होता जाएगा और फाइनली कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर टर्मिनेटेड इनफाइनाइट लाइन रहेगा तो जो ये θ2 का वैल्यू हो जाएगा, जो ये आपके θ2 का वैल्यू हो जाएगा, ये θ2 रहेगा और इस θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों कि इधर वायर नहीं है, मैं आपको फील करवाने के लिए बस मैं थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लिया। अब यहां से इसको अगर मिलाएंगे तो यही एंगल क्या हो जाएगा θ2। इसको लाना कहां पर है हमको, यहां पर। तो जब हम इसको धीरे 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 यहां पर लाएंगे θ2 का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा और फाइनली कितना हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब जब टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर का बात करेंगे तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर हमको EX लिखना रहे अब तो EX कितना लिखते हैं k लैम्डा बाई a साइन θ1 और प्लस कितना साइन θ2। अगर θ1 और θ2 का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो k लैम्डा बाई 1 साइन θ1 के जगह पर 90 डिग्री प्लस साइन θ2 के जगह पर 0 डिग्री। अगर सबका वैल्यू पुट करेंगे तो k लैम्डा बाई a साइन 90 डिग्री 1 प्लस साइन 0 डिग्री 0 और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई, यही वैल्यू निकल के आ जाएगा किसका। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर EY आपको निकालना है तो EY इक्वल टू कितना लिखेंगे k लैम्डा बाई a कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। θ2 का वैल्यू आप डालेंगे k लैम्डा बाई a, θ2 का वैल्यू है कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस कितना θ1 के जगह पर 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू। तो EY इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, EY इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना k लैम्डा बाई a 1 माइनस कितना 0 और EY भी आपको मिलेगा कितना k लैम्डा बाई a के बराबर में। आप ध्यान दीजिएगा कि इस कंडीशन में जो आपका EX है और जो आपका EY है ये दोनों का दोनों क्या है, कब, जब टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर है तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि अगर फाइनाइट वायर रहे, तो अगर फाइनाइट वायर रहे, ध्यान दीजिएगा कि एक अगला केस है क्या कि अगर फाइनाइट ही वायर रहे और इस फाइनाइट वायर पर चार्ज रहे आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, इस फाइनाइट वायर का लेंथ दिया हुआ रहे आपको कि इस फाइनाइट वायर का जो लेंथ है वो है कितना L और इस पर जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड ये कितना Q। तो अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे Q बाई L। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब मान लो कि जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये डिस्टेंस के बारे में क्या कह रहा है कि ये इस तरह से पॉइंट P है, ए डिस्टेंस पर इस तरह से पॉइंट P है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2 है आपका और यहां से यहां तक का भी जो डिस्टेंस है वो है कितना L/2, मतलब कि ठीक बीचों बीच पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि जब ठीक बीचों बीच पॉइंट है तो अगर हम यहां से इस टर्मिनल को मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम लोग क्या नाम देते थे θ1, और जो यहां से एंगल बनेगा इसी एंगल का नाम हम लोग क्या देते थे θ2। आप अगर गौर से देखेंगे, आपका थोड़ा बहुत ज्योमेट्री ठीक है तो आपको दिखेगा कि ये दोनों ही ट्रायंगल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसका मतलब जितना बड़ा थीटा होगा 1 उतना ही बड़ा थीटा, और इसको हम मान लेंगे क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसमें अगर देखो नहीं ऐसे भरोसा हो तो tan θ1 लगाओगे L/2 बाई a, और अगर tan θ2 लगाओगे तो भी L/2 बाई। इसका मतलब tan θ1 और tan θ2 दोनों का दोनों क्या है बराबर। इसका मतलब θ1 भी किसके बराबर में है, जैसे समझना है वैसे समझिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसे कंडीशन में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको EX लिखना है तो हम लोग कितना लिखते हैं k लैम्डा बाई a साइन θ1 के जगह भी थीटा और साइन θ2 के जगह भी कितना, तो ये हो जाएगा कितना आपका k लैम्डा बाई a इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा, और ध्यान दीजिएगा इसको तो 2k लैम्डा बाई a साइन थीटा के बराबर में हो जाएगा ये क्या EX। बात समझ में आया कि नहीं। अगर आपको EY लिखना है तो ये कितना लिखते थे k लैम्डा बाई a
के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 के जगह भी थीटा और माइनस कॉस थीटा 1 के जगह भी कितना, कॉस थीटा में से कॉस थीटा जाएगा, कितना हो जाएगा, और ई वाई आपका फाइनली निकल के कितना आएगा, के लैम्डा बाई ए इंटू 0, जो कि हो जाएगा किसके बराबर में, 0 के बराबर में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी पॉइंट पी सिमेट्री मेंटेन होता है, सिमेट्री मतलब इसके ऊपर जैसा है नीचे भी ऐसा है, तो ई वाई आपका 0 निकल के आता है। क्यों कि आपको अगर याद हो तो जब हम लोग कंपोनेंट लेते थे तो ई एक्स लिखते थे कितना, डी कॉस थीटा, और ई वाई कितना लिखते थे, डी। ध्यान से देखना कि अगर हम यहां पर कंपोनेंट लिए छोटा सा एलिमेंट डीएल और डी क्यू, तो इसके कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था आपका कुछ ऐसा अवे फ्रॉम द चार्ज, और जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डीई बोलते थे। तो ये मिलता था कितना, डीई, ये वाला एंगल अगर थीटा था तो ये वाला भी इधर से क्या हो जाता था, थीटा मिल जाता था, डीई कॉस थीटा मिलता था, और ये वाला जो मिलता था ये कितना मिलता था आपका, डीई साइन थीटा। लेकिन जरा सा सोचिए कि ठीक हम अपोजिट एलिमेंट लें, अगर हम ठीक अपोजिट एलिमेंट ले यहाँ, तो इस एलिमेंट के कारण भी क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा, और अवे फ्रॉम द चार्ज का जब हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कुछ आपका इस तरह का दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीई बोलेंगे। और अगर हम लोग सेम डिस्टेंस पर लिए हैं, तो अगर ये एलिमेंट थीटा पर लिए थे तो ये भी कितना पर लिए हैं, तो देखो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा। और फिर से अगर हम लोग इसको रिजोल्यूट करवाएंगे भाई, तो जब रिजोल्यूट करवाएंगे तो जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ क्या आ जाएगा, डीई। ध्यान से देखो कि दोनों का दोनों डीई साइन थीटा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी है, तो एक दूसरे को क्या करेगा। तो देखो अगर सिमेट्री है इसका मतलब यहां से ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा ही हो, अगर ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा ही हो, तो जितना डी साइन थीटा ऊपर की तरफ बनेगा उतना ही डी साइन थीटा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में कुछ बचेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में सारा का सारा ऐड होता हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों तरफ हम लोग इनफाइनाइट वाली केसेस को डिस्कस किए थे, तो ऊपर जितना एलिमेंट कटेगा नीचे भी उतना ही एलिमेंट कटेगा, तो जितना y का एलिमेंट ऊपर होगा उतना ही y का एलिमेंट सारा कैंसिल कर देगा और x वाला सारा जुड़ जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि कैलकुलेशन में आपका ई कैसा आया है, जहां जहां भी सिमेट्रिक, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं था, यहाँ पर ऊपर वाला ई सारा बनाएगा और नीचे तो कुछ है ही नहीं जो उसको कैंसिल करेगा, इसीलिए ई भी बनेगा और ई एक्स भी बनेगा। तो आप देखे हैं कि ई एक्स भी आया है और ई वाई भी आया है। बात समझ में आ रहा है नहीं। अब ध्यान से देखना कि जितना x का एलिमेंट होगा उतना ही y का एलिमेंट होगा, क्यों कि एक एलिमेंट यहां से काटेंगे तो यहां पर जितना डी साइन थीटा बनेगा उतना ही डी कॉस थीटा बनेगा, मतलब दोनों बराबर बराबर अमाउंट में, और जब दोनों बराबर बराबर अमाउंट में बनेगा तो दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, बराबर। यहां देखिए सिमेट्री आ गया, तो सिमेट्री आ गया तो जितना ऊपर एलिमेंट डी साइन थीटा उतना नीचे बनेगा, और जितना नीचे एलिमेंट डी साइन थीटा उतना सारा एक दूसरे को क्या करेगा, तो वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचा है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। ये एनालिसिस थी आपके पिछले दिन तक की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आज आपके बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है क्या, उस टॉपिक का नाम है गॉस लॉ नहीं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, एक चार्ज सर्कुलर रिंग रहेगा जिसके एक्सिस पर हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ के लिए अभी हड़बड़ाओ मत, जब गॉस लॉ पढ़ा दे तो तुम समझ जाना कि ये चैप्टर का अब अंतिम समय आ गया है, और अभी गॉस लॉ पढ़ने में बहुत टाइम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। गॉस लॉ इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, तो इसीलिए पेशेंस से रहिएगा। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण एक्सिस पर। अगर आपको याद हो पिछला क्लास, तो हम लोगों ने कभी आपको रटवाया था ये कि अगर कोई चार्ज सर्कुलर रिंग है तो इसके सेंटर पर अगर हम लोग देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता था ये कितना आता था, आपको याद होगा ये बात। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, ये कभी मैंने रटवाया था एक बार, गलती से बीच में मैं मैथमेटिकली भी दिखाया था।
आज मेनली इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, तो पैसेंस से बैठिए और ध्यान से चीजों को समझिए। बहुत ही आसान कहानी है और ये कहानी आपको समझ में आने लगेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि चार्ज सर्कुलर रिंग, मेरा सर्कुलर रिंग कुछ इस तरह का आपको एक सर्कुलर रिंग दिख रहा होगा। ये सर्कुलर रिंग लग रहा है क्या आपको? ये सर्कुलर रिंग नहीं लग रहा है? अरे भाई ऐसे रिंग है मेरा। अब लग रहा है कि नहीं? मेरा रिंग कैसे है? मेरे सामने। बात समझ में आ रहा है? ऐसे खड़ा है, आप साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अगर इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो वही सर्कल दिखेगा। मैं इधर से खड़ा होकर देख रहा हूं तो मेरे को सर्कुलर दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साइड व्यू है ये सर्कल का। अब इस सर्कल पे जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं क्या कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर जो टोटल चार्ज का अमाउंट है, ये टोटल चार्ज का जो अमाउंट होगा इस पर हम लोग मान लेंगे, जितना मानते हैं हमेशा ये क्या, कि इस पर चार्ज है कितना, प्लस क्यू। अच्छा, इस सर्कल के बारे में आपको ये भी बात पता होगा कि इस सर्कल का सेंटर कहीं पर होगा O, और ये सर्कल है अगर, तो भाई साहब इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ हमको पता होगा कि इसका रेडियस भी कितना होगा, रेडियस R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो हमारा काम क्या है कि सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर, तो सर्कल का एक्सिस कैसा होगा, एक ऐसा लाइन जो इसके सेंटर से सीधे सीधे क्या कर जाए, पास कर जाए, यही क्या हो जाएगा इसका एक्सिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है कि आपका सर्कुलर रिंग का एक्सिस। अब इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है क्या, P। कहीं पर भी, इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है भाई P, और इस पॉइंट P के बारे में क्या कह रहा है कि जो ये सेंटर से डिस्टेंस रख रहा है वो कितना, x। तो बताइए कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर्कुलर रिंग ऐसे वर्टिकल सर्कल है, बीच से ऐसे एक्सिस पास किया है। सर्कल के बारे में आपको दिया है कि इस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस है कितना, और सेंटर से x डिस्टेंस दूर कहीं पर पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप यहां पर देखें तो आप मुझे बताइए कि ये सर्कुलर रिंग पॉइंट चार्ज है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मतलब हम डायरेक्ट इसमें कूलम्ब्स लॉ लगा, हम इसको क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेंगे। तो तोड़ने से पहले, चूंकि ये बोर्ड के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैंने क्या क्या किया है इसको जरा सा मेंशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, तो हम लोगों ने माना है क्या कि लेट अ सर्कुलर रिंग, लेट अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कितने का, ऑफ रेडियस कैपिटल R, हैविंग चार्ज, इसके पास चार्ज है कितना, हैविंग चार्ज प्लस Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। इस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई साहब, इसका मतलब क्या कि हर जगह एक जैसी कहानी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखना, ये हम लोगों को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x distance, at x distance from its center on the axis, कि इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इतने बातों में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए कि ये अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है भाई साहब, तो इसका टुकड़ा टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, तो ये बताइए कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लूं, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लूं, इस टुकड़े का नाम मैं रख लूं dl लेंथ का, और इस पर चार्ज कितना, कोई दिक्कत है क्या? तो इस टुकड़ा के कारण बताइए पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे चार्ज के कारण छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम है कितना, सपोज करो कि थोड़ा देर के लिए अगर ये एंगल है थीटा,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एंगल है कितना? थीटा। तो एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? डी। और डीई से जो है सो इस डिस्टेंस को मान लो कितना, कि ये डिस्टेंस है कितना। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आर हाइपोटेन्यूज है, स्मॉल आर, कैपिटल आर इसका रेडियस परपेंडिकुलर है, और एक्स इसका क्या है? तो अगर हम आर को देखें तो आर इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखना कि बहुत छोटे एलिमेंट डी क्यू के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, और ये जो आपका एलिमेंटल चार्ज है ये क्या है? डी क्यू। और इस डी क्यू के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें डीई, तो डीई इक्वल टू कितना लिखेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के के जगह के, क्यू के जगह पर छोटा सा चार्ज डी क्यू, और डिस्टेंस कितना, और आर के जगह पर कितना लिखेंगे? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। कोई आपत्ति है क्या? नहीं कोई आपत्ति है तो कितना लिखेंगे? के डी क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखेंगे के डी क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इस पूरे का क्या, आप थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और जो डीई बचा आपका ये कितना बचा? के डी क्यू अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर में। इसमें आपको कोई भी आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होगी। इतनी बातें समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? इतनी बातें समझ में आ गई। जरा सा ये बताओ कि अगर यहां से ये एंगल है थीटा, तो ये वाला इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा? ये वाला इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? अब इस डी को हम लोग घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं? तो घुमा सकते हैं। कैसे भाई? तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ डीई। कोई आपत्ति है क्या आपको? नहीं कोई आपत्ति है तो भाई ये हो गया क्या आपका? डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ ये क्या हो गया? डीई। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि ये सर्कुलर रिंग है, और अगर हम सर्कुलर रिंग का बात करें, अगर हम सर्कुलर रिंग का बात करें तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये कि अगर जो मैंने पहला एलिमेंट काटा है ये यहां पर काटा है, तो इसके ठीक अपोजिट में एक एलिमेंट यहां भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? अगर हम यहां काटे हैं तो इसके ठीक अपोजिट में यहां करेगा कि नहीं? अगर हम यहां काटे हैं तो इसके ठीक अपोजिट में, देखो सर्कल है, इस पर इनफाइनाइट स्ट्रिप पॉसिबल है, इनफाइनाइट एलिमेंट पॉसिबल है, और हर एलिमेंट के ठीक अपोजिट में एक दूसरा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इस एलिमेंट के ठीक अपोजिट एक एलिमेंट काटे, और ठीक अपोजिट एक एलिमेंट काटे और जिसका लेंथ भी डीएल और जिस पर भी चार्ज कितना, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पॉइंट पी पर बनाएगा। और अगर ध्यान दें आप तो ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? और इसका वैल्यू भी कितना होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। ये देखो भाई पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज बनाएगा। और जब ये अवे फ्रॉम द चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये जो दूसरा वाला डीई होगा, ये दूसरा वाला डीई भी कुछ इस तरह का होगा। एलिमेंट सेम डी क्यू, डिस्टेंस भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम बनेगा डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा? देखो सिमेट्री वाला केस है, ऊपर जैसा नीचे भी, तो ऊपर जितना एंगल बनेगा नीचे भी उतना ही एंगल बनेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा? अब बताओ कि इस डी को भी हम लोग घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं? घुमा सकते हैं। कैसे? तो एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ है डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है डीई, तो थीटा किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ। तो ये जो एलिमेंट आपका जाएगा ये एलिमेंट कितना हो जाएगा आपका? डीई कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है भाई, जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है ऊपर के तरफ ये एलिमेंट जाएगा कितना आपका? डीई साइन थीटा। अब देखो कि जब हम लोग दो अपोजिट एलिमेंट लिए हैं,
जब हम लोग दो अपोजिट एलिमेंट लिए, ये दोनों एलिमेंट जो है वो जस्ट अपोजिट एलिमेंट है, तो डीई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में मिला है और दोनों का डीई कॉस थीटा ऐड हो गया एक डायरेक्शन में। इसका मतलब कि इस सर्कुलर रिंग पर अगर इनफाइनाइट एलिमेंट पॉसिबल है तो हर एलिमेंट के अपोजिट में एक दूसरा एलिमेंट पॉसिबल है, जिस दोनों एलिमेंट के कारण डीई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और डीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ दो ही एलिमेंट का डी साइन थीटा कैंसिल कर देगा। अगर ये है मेरा एक्सिस मान लो, तो इस एक्सिस से अभी एक डी साइन थीटा नीचे है तो एक ऊपर बनेगा, एक आगे बनेगा तो दूसरा, ये पूरा सर्कुलर रीजन में क्या होगा, डी साइन थीटा का एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट के अपोजिट में एक दूसरा डी साइन थीटा एग्जिस्ट करेगा और हर डी साइन थीटा दूसरे डी साइन थीटा को क्या करेगा, और सबका डी कॉस थीटा एक डायरेक्शन में जुड़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग यहां से देखेंगे क्या कि जो डीई है उसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक ना? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है, डीई हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। डीई के पास कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है सो एक है क्या आपका डीई साइन थीटा और दूसरा है क्या आपका डीई कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? हर डीई का क्या है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक डीई साइन थीटा और एक डीई कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो अपोजिट एलिमेंट है उसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी साइन थीटा वो एक दूसरे को कैंसल कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट ईच डीई साइन थीटा कैंसल ईच अदर, ठीक ना? क्या लिखेंगे कि जितना भी है ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट्स, ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट्स ईच डीई साइन थीटा कैंसल ईच अदर, और ये कैंसल एक दूसरे को क्यों कर रहा है, ईच डीई साइन थीटा कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये दोनों जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में है और इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये कैसा है, सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हर अपोजिट एलिमेंट के कारण तुम देखना कि ये दो एलिमेंट मैंने लिया है तो दो डी साइन थीटा आया है दोनों अपोजिट में। अगर हम दूसरा एलिमेंट लेते, मान लो यहां लेते, तो इसके अपोजिट यहां आता, इस दोनों का भी डी साइन थीटा कैंसिल करता। हर एलिमेंट के अपोजिट के एलिमेंट का डी साइन थीटा क्या करता और डी कॉस थीटा क्या हो जाता, ऐड हो जाता। तो अगर हम लोग अपोजिट एलिमेंट को ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट्स ईच डी साइन थीटा कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, और क्या हो रहा है एंड डीई कॉस थीटा जो है आपका, डीई कॉस थीटा गोज इन सेम डायरेक्शन। डी कॉस थीटा किस में जा रहा है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब डीई साइन थीटा के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किसके कारण, डी कॉस थीटा के कारण। तो ध्यान देना कि अगर एक एलिमेंट है तो एक डी कॉस थीटा, दो एलिमेंट लिए तो दो डी कॉस थीटा। ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट पॉसिबल है पूरे सर्कल पे, इनफाइनाइट एलिमेंट पॉसिबल है, मतलब इनफाइनाइट डी कॉस थीटा पॉसिबल होगा। और सारे डी कॉस थीटा को अगर हम ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब कि इनफाइनाइट एलिमेंट को जो जोड़ने का तरीका है ये हमारे पास है क्या, कि जो आपका बचेगा डीई नेट इक्वल टू, ये डीई नेट इक्वल टू कितना बचेगा, डीई कॉस थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा ध्यान देंगे तो अगर फॉर ई नेट हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे कि फॉर ई नेट के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, और जब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ भाई साहब तो मिलेगा क्या, इधर मिलेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीई नेट और इधर मिलेगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर कोई लिमिट लेना क्यों नहीं है लेना, क्यों नहीं है लेना, तो ध्यान देना कि सर्कुलर रिंग है, क्लोज रिंग, और इसमें हम अगर यहां से एलिमेंट काटना शुरू करेंगे तो फिर घूम करके आखिरी एलिमेंट भी कहां काटेंगे, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर खत्म कर रहे हैं, तो लिमिट लेने का कोई मतलब। लेकिन जब हम लोग यहां से शुरू करते थे और यहां पर खत्म करते थे तो दोनों अलग अलग पोजीशन होता था, तो लिमिट लेना पड़ता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि अगर डीई नेट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा इंटीग्रेशन। अगर आप डीई का वैल्यू यहां से देखें तो के डी क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कितना रखेंगे? के डी क्यू बाई कितना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना में कोई आपत्ति है क्या? अच्छा, इसका पावर कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा देर के लिए अच्छे से क्या लिख लेता हूं, इसका पावर और कॉस थीटा है। तो ध्यान देना कि इस ट्रायंगल में जरा सा देखो, तो इस ट्रायंगल में देखो, इसका नाम कुछ भी रख लो, इसका नाम क्या रख लें, ओ है, पी है, इसका नाम रख लो थोड़ा देर के लिए एम रख लो। तो अगर इन ट्रायंगल ओ पी एम हम लोग बात करें और इसमें से हमको कॉस थीटा लिखने का मन करे तो क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है कितना आपका एक्स और हाइपोटेन्यूज है कितना आपका रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखें, अगर यहां से कॉस थीटा का वैल्यू लिखें तो कितना लिखेंगे, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों भाई साहब? कि पीछे हम लोगों ने देखा है क्या कि जो आपका कॉस थीटा है ये इक्वल टू कितना आया है, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इतना में कोई आपत्ति है क्या? अच्छा, ये बताओ कि अगर ई नेट लिखने का मन है, ई नेट लिखने का मन है तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 और इंटू एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट का मतलब पावर कितना, कोई आपत्ति है क्या? रूट का मतलब पावर कितना? अब ध्यान से देखना कि इस पूरी कहानी को अगर मेरा लिखने का मन करे तो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के ऊपर में डी क्यू और नीचे देखना बेस सेम है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आधा डेढ़ हो जाएगा, और डेढ़ को हम लोग कितना लिखेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/। बात समझ में आया कि नहीं? 1 और आधा पावर ऐड हो गया और इनटू में कितना है आपका, एक्स ऊपर है, इतना लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अब इंटीग्रेशन में जो है सो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, बाहर। तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है तो जरा सा देखो कि यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है, सारा टर्म कांस्टेंट ही है। सर्कल का रेडियस आर कांस्टेंट, ओ से लेकर के पी तक का फिक्स डिस्टेंस एक्स कांस्टेंट, तो आर एक्स कांस्टेंट है। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। सारा बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो अगर आर और एक्स कांस्टेंट है तो नीचे वाला पूरा कांस्टेंट, ऊपर वाला एक्स कांस्टेंट और ये के कांस्टेंट। सारे के सारे कांस्टेंट को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो जब बाहर निकालेंगे तो आपका मिलेगा कितना, ई नेट इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटीग्रेशन में केवल कितना बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि ये डी क्यू क्या है, तो डी क्यू क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट पर कितना चार्ज है, इसी को क्या बोले हैं हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर हम इसको छोटा 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 इनफाइनाइट टुकड़ा में तोड़ें डी क्यू डी क्यू डी क्यू में और फिर सबको हम एक साथ जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, तो जितना चार्ज बॉडी पर था उतना चार्ज आ जाएगा कि नहीं? मतलब जब सारे डी क्यू को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जब डी क्यू को जोड़ेंगे तो चार्ज क्यों मिलेगा भाई? तो जो ई नेट हम लोग लिखेंगे, ई नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, के एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2 और साथ में कितना क्यू। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल एलिमेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल एलिमेंटल चार्ज, और सम ऑफ ऑल एलिमेंटल चार्ज का मतलब क्या
डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू करेंगे और इन्फानाइट तक जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मिलेगा वो कितने के बराबर में, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीज बस मैं समझाने के लिए आपको लिख दिया हूँ, समझाने के लिए ये चीज लिख दिया हूँ कि जब भी किसी चीज को छोटा छोटा में तोड़ेंगे और फिर जोड़ देंगे तो टोटल जितना था उतना मिल जाएगा। तो डी क्यू को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी मिल जाएगा। जो फाइनली एक्सप्रेशन मिला ये क्या मिला, इसको जरा सा ध्यान से देखना। जो फाइनली एक्सप्रेशन मिला इनेट का, इनेट मिला कितना, के क्यू एक्स, ध्यान से देखो ऊपर के क्यू एक्स और नीचे कितना, नीचे कितना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर कितना 3/, यही चीज जो है सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब आप कहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो सर आप पढ़ाए हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होता होगा। तो ध्यान देना कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग के कारण अवे फ्रॉम द सेंटर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज रहता तो ये डीई अपोजिट डायरेक्शन में रहता, तो ऐसे जाता डी कॉस थीटा, ऐसे जाता डी साइन थीटा, मतलब डी कॉस थीटा का डायरेक्शन सीधे क्या हो जाता, तो टुवर्ड्स द सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्शन का बात करेंगे तो अगर डायरेक्शन का बात करेंगे तो फॉर पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्शन ऑफ इनेट, डायरेक्शन ऑफ इनेट का जब हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इनेट जो होगा आपका ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रिंग, इसमें ध्यान रखना है आपको क्या कि पॉजिटिव चार्ज रिंग के कारण जो डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर, की सेंटर से दूर जाएगा और अलोंग द एक्सिस ही जाएगा, मतलब एक्सिस से इधर उधर नहीं जाना है। और अगर इसी में हम लोग बात करेंगे क्या ड्यू टू पॉजिटिव नहीं कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिंग, तो अलोंग द एक्सिस होगा और ये चीज अवे नहीं होगा, ये चीज क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन कैसा होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन कैसा होगा। अब देखना कि एक्सिस में हमेशा दो साइड पॉसिबल होता है, एक साइड इस तरफ है और एक साइड इस तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड भी रहेगा अवे फ्रॉम द सेंटर पॉजिटिव है तो, और टुवर्ड्स द सेंटर नेगेटिव है तो, और अलोंग द एक्सिस ही, ऐसा नहीं कि ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान देना कि अगर इसमें दो केस में आपको दिखाता हूं कि अगर इस पॉइंट को मैं सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहूं, अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को एट द सेंटर ऑफ रिंग, हम लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं क्या कि ई नेट एट द सेंटर ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग, कि अगर चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हम लोग बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि होगा क्या कि अगर पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट P है इससे x डिस्टेंस दूर, तो अगर इस पॉइंट P को हम खिसकाते 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 सेंटर के तरफ लाएं तो x का वैल्यू धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और जब हम पूरा का पूरा सेंटर पे आ जाएंगे तो x कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब इस पॉइंट P को हम नजदीक लाते जाएं और सेंटर पे आ जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। जब भाई x का वैल्यू हो जाएगा 0 तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब एट द सेंटर ऑफ हम लोग बात करेंगे तो एट द सेंटर, अगर सेंटर पे बात करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हम लोग अभी पढ़े क्या कि जो इनेट होगा ये इनेट कितना होगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पावर कितना 3/2। जरा सा ध्यान देना कि इसको के क्यू अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटू एक्स के जगह पर कितना, ये x भी 0 रखेंगे लेकिन रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये पॉजिटिव रहेगा, k भी रहेगा q भी रहेगा, लेकिन सारा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा
आज ये भी बातें फिर से प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ध्यान देना कि अगर ये सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग को हम लोग बहुत दूर से ऑब्जर्व करें, ये एक्स जो है सो बहुत ज्यादा दूर हो, तो ध्यान देना कि कोई अगर रिंग है, ये बोर्ड के बारे में अगर आप देख लीजिए, थोड़ा देर के लिए ज्यूम कर लीजिए कि ये रिंग है या यही सर्कल आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको जितना नजदीक आके देखेंगे उतना बड़ा दिखेगा, और जितना दूर जाकर के दिखेंगे ये इतना क्या होता जाएगा धीरे धीरे, और जब इन्फानाइट पे चलेंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा? पॉइंट के जैसे। मान लो कि मेरे हाथ में एक क्रिकेट का बॉल है, तो इसको नजदीक से दिखेंगे तो थोड़ा साइज में दिखेगा, और जब धीरे 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 बहुत दूर चले जाए तो बहुत दूर से क्रिकेट बॉल को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? पॉइंट के जैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसी कहानी में हम लोग देखें क्या कि अगर पॉइंट P जो हो सो इंफिनिटी पर हो, ठीक ना, इफ पॉइंट P इज एट इंफिनिटी, कि अगर पॉइंट P क्या हो? इंफिनिटी पर हो, तो इंफिनिटी पर होने का मतलब क्या हुआ कि इस रेडियस के रिस्पेक्ट में, इंफिनिटी पर होने का मतलब क्या हुआ कि इस रिंग के रेडियस के रिस्पेक्ट में जो है तो ये डिस्टेंस x क्या होगा? बहुत ज्यादा दूर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट P जो हो तो इंफिनिटी पर हो, इसका मतलब जो x होगा ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा किससे? r से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बात बताओ कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब कि अगर इस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो x प्लस आर होगा ये ऑलमोस्ट किसके बराबर में होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी करेंगे तो भी ये ऑलमोस्ट किसके बराबर में होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर जाओ और देखे कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर गए हो, ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों कि 1 किलोमीटर के सामने में 1 सेंटीमीटर का कोई औकात, तो 1 किलोमीटर में जोड़ भी देंगे तो भी कहेंगे कितना गए हो? 1 ही किलोमीटर। स्क्वायर भी करके जोड़ देंगे तो भी कितना गए हो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर अब यहां से हम लोग इस वैल्यू का यूज करें और ई नेट का बात करें, तो ई नेट का अगर बात करें तो कितना लिखे हैं? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। तुम बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। तो यहां से जो हम लोग ई नेट लिखेंगे ये कितना लिखेंगे? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर और इसका पावर कितना? ध्यान से देखोगे तो ये नीचे का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स का पावर कितना? ऊपर वाला एक्स से क्यूब भी कट के क्या हो जाएगा? ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? के क्यू बाई, और आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। क्यों आया पॉइंट चार्ज भाई? क्योंकि इस सर्कल को जब हम बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हैं तो सर्कल कैसा दिख रहा है, और फिजिक्स में जो दिखता है वही। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा का पूरा आज का डिस्कशन था किस चीज का? चार्ज सर्कुलर रिंग का। और ये क्वेश्चन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ दिए जाए 5 नंबर में तो आप एक सुंदर डायग्राम बनाएंगे, एजम्पशन लिखेंगे, और फिर इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। इसको मैं एकदम बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए हर एक बात को मैं मेंशन करके लिख दिया हूं। मैं इतना एजम्पशन लिखता नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दिया हूं तो जरूर कोई ना कोई कारण है। तो इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके इसको यहाँ तक अगर आप मेंशन कर देंगे डायरेक्शन तक तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अगला 2 पॉइंट भी मेंशन कर देंगे सेंटर पे और इन्फानाइट पे तो पक्का है कि 5 नंबर मिल जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अगले दिन हम लोग इस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाएंगे। पढ़ के आइएगा, कॉपी कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है? काफी आज के लिए।